एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है दोस्तों। आइए इस हिंदी की प्रैक्टिस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यह वीडियो समस्त हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज का पहला प्रश्न है आपके समक्ष। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन का उद्देश्य नहीं होता। विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं होता? आप देखेंगे टीवी में ऐड आता है, मोबाइल में जब आप चलाते हैं इसमें भी ऐड आता है। तो ध्यान दीजिए क्या मतलब नहीं है। विज्ञापन का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, अपनी चीज़ों को दूर दूर तक फैलाना। विज्ञापन का उद्देश्य नहीं होता है उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना, विक्रेता की मदद करना, उत्पादक और उपभोक्ता में अच्छे संबंध बनाना, उत्पादक को लाभ पहुंचाना है। तो क्या नहीं होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उपभोक्ता को, जो चीज़ को खरीदता है, विज्ञापन का मतलब होता है लाभ पहुंचाना नहीं होता है। आप देखते होंगे ना, आपके अगल बगल मॉल होगा, 25% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट करके प्रचार प्रसार करते हैं, कस्टमर आता है तो आप देख पाए होंगे कि कितनी घटिया चीज़ों पे ये उस प्रतिशत को, उस डिस्काउंट को देते हैं। अच्छी चीज़ों पे डिस्काउंट नहीं देते हैं। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, अपने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना लोकोक्ति का अर्थ है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तोते को बोलना सिखाना, अपने को बहुत योग्य समझना, दूसरे की तारीफ करना। तो नेक्स्ट ये इस प्रश्न का आप आंसर देंगे तो आंसर होगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ए ऑप्शन आपका सही होगा। आइए आइए नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, अध्य आध्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? अब आपको जब इन प्रश्नों का अर्थ पता होगा तो ये प्रश्न आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है अध्य आध्य, ये आपको बताना है। तो अध्य का मतलब होता है आज और आद्य का मतलब होता है प्रथम। तो यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है तो आप देख रहे हैं, ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आज का, जो है कि यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न है, व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अर्थ कोई उत्तम काव्य है। यहाँ पे एक चीज़ हम थोड़ा सा ध्यान दीजिए, व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग सोई उत्तम काव्य है, वर्ण्य व्यंग्य प्रसंग। उक्त कथन किस आचार्य का है? आपको अब बताना है आचार्य कौन है या किसका पंक्ति है। व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग सोई उत्तम काव्य है, वर्ण्य व्यंग्य प्रसंग। किस आचार्य का है? तो याद रखेंगे, मम्मट, भिखारीदास, कुलपति, प्रताप शाही। अब आपको बताना है किसका है, ये बताना है। तो यह प्रताप शाही का है। डी ऑप्शन आपका सही हुआ। एक भिखारीदास की पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है, जो भी ऑप्शन में आपके समक्ष दिए गए हैं। इनकी पंक्ति पूछी जाती है, रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न और। ठीक, एक देखेंगे आप कुलपति की बहुत बार पूछी जाती, कुलपति की है, होत कवित्त में चतुराई जगत राम बस होई। नेक्स्ट चले अगले प्रश्न की तरफ देखिए। अगला प्रश्न है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यह प्रस्तुत दोहे में प्रयुक्त शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है, ये आपको बताना है। तो अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? व्यंजना है। कौन सी? व्यंजना। अब आपको देखना है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा पे आप तीनों पे एक, अब एक लक्षणा की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, पूछी जाती है किसकी है? अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उलट कहत नवीन। यह लक्षणा की पंक्ति है, बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। आज का अगला प्रश्न है, यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था। यह कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? वाक्य भेद आपने पढ़ा होगा ना, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इसी को आपको बता देना है। मिश्र वाक्य आपको बताना है, ठीक है। तो कैसा वाक्य है? तो यह मिश्र वाक्य है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जब तक परीक्षा का दिन नहीं आया था तब तक
उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड है। सरल वाक्य में एक कथन एक कारक होता है। संयुक्त वाक्य में देखेंगे और, यदि, तथा आदि से शब्द जोड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट देखिए, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि। निधन, देख रहे हैं आप, निश्चय पूछा गया, निश्चय। आप बताइए कौन सी संधि है? तो यहाँ पे विसर्ग है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखेंगे आप, विसर्ग है। इसके बाद क्या है ये बताइए आप लोग। इसके बाद आप देखेंगे निधन चय है, निधन चय है, ठीक, निश्चय, निधन चय। और इसका क्या हो गया है? स हो गया है, आधा स, ठीक, विसर्ग का। तो क्या हो जाएगा? निधन चय, निश्चय का, और बराबर निश्चय। अब नेक्स्ट देखेंगे, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो आप सबको पता है कि विसर्ग संधि में विसर्ग अथवा स्वर अथवा व्यंजन में जो मेल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। नेक्स्ट चलें अगले प्रश्न की तरफ। एक की वर्तनी शुद्ध है, एक वर्तनी शुद्ध है। अब आपको बताना है। ए ऑप्शन है अन्नास, अच्छोहिड़ी, आकस्मिक, अकाल। कौन सा शुद्ध है? चलो बताओ सभी लोग, शुद्ध कौन सा है? ये बताना है आपको, शुद्ध कौन सा है। देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा यह आपको बताना है। यहाँ पे देख रहे हैं आकस्मिक अशुद्ध है, ऐसे आकस्मिक नहीं लिखा जाता है, आकस्मिक लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट आगे देखिए, अच्छोहिड़ी, ये भी क्या है? अशुद्ध है। अच्छधन ऊहिनी, इसका क्या होता है? विकल्प होता है, ठीक। अच्छोहड़ी है, छौहिड़ी होगा, अच्छोहिड़ी, यहाँ पे ही की मात्रा इधर से लगेगी, तो तब ये क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। आकस्मिक गलत हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए अकाल, आकाल नहीं होता, अकाल होता है। क्या होता है? अकाल, ठीक। तो अननास, अनन्नास, ए ऑप्शन आपका शुद्ध है। नेक्स्ट चलिए आगे, ध का उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान बताना है आपको, ध का, किसका? ध का, ठीक। आप बताइए, त, थ, द, ध, तो दंती हुआ ना, दंत होगा। क्या होगा? दंत। उच्चारण स्थान में आप सभी को पता है कि 52 टोटल वर्ण होते हैं। आपको वर्णों की संख्या बोली जाएगी, तो 52 होते हैं, जिसमें आप देखेंगे जो है कि 2 भागों में बांटा है, स्वर व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। ये बेसिक प्रश्न बनता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना, आंखों में खून उतर आना। मरने के लिए सवार हो जाना क्या होगा? सिर पर कफन। आप आर्मी में देखते होंगे, काला जो है कि कपड़े आर्मी वाले पहन के सेना में अपने ड्यूटी को निभाते हैं। इसका मतलब है मरने के लिए तैयार हो जाना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक। आपने कई बार सुना होगा कि। नेक्स्ट चले आगे, ठीक। चलिए कुछ और देखिए, जैसे पूछा जाता है ना, आँख का अंधा, नाम नयन सुख, तो गुण के विरुद्ध नाम का होना। एक होता है चिराग तले अंधेरा, अपनी बुराई किसी को दिखाई नहीं देती है। आँख के अंधे, गांठ के सपने, ठीक। यह होता है मूर्ख धनवान, ठीक। चले आगे, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यही आपको बताना है। तो आप सबको पता है कि यमक होता है। क्या होता है? यमक, डी ऑप्शन। श्लेष में क्या होता है? चिलक, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। अनुप्रास में देखेंगे आवृत्ति होती है वर्णों की बार बार। और इसमें देखेंगे एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। वक्रोक्ति सबको पता है। नेक्स्ट चले अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न आपके समक्ष है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? श्लेष, यमक, विप्सा,
रूपक। बताइए कौन सा अलंकार है भाई, बताना होगा आप सभी को। तो रूपक अलंकार है, यहाँ पे दिख रहा है योजक चिन्ह लगा हुआ, ये पहचान है रूपक की। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। व्यवसाय, उद्यमी, आलसी। अब आपको फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं, यहाँ पे हो सकता है डाउट हो जाए। निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम है। उद्यमी का विलोम क्या है, ये आपको बताना है। चले आगे, चलिए बताइए आप सभी लोग, उद्यमी का विलोम क्या है। तो व्यवसाय, मेहनती, वित्त, आलसी। बी ऑप्शन आपका सही होगा, आलसी होगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है। आयु, पत्र, मान, अंक। अनेकार्थी नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से अनेकार्थी कौन सी नहीं है। पत्र का अनेक होता है, और अंक, गोद, ये काफ़ी से, और रोमन अंक, बहुत सारे अंक होते हैं। मान, सम्मान, पान, प्रतिष्ठा, आयु, इस अनेकार्थी नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। प्रारब्ध, नियत, भवितव्य, नियति। अच्छा प्रश्न है, चलो सभी लोग आंसर दो फटाफट। भाग्य का विलोम, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है, तो बताएंगे आप। तो नियति नहीं है, बाकी सभी है। नियति देख रहे हैं, ऐसे ऐसे लिखा गया है, एक नियति है, एक नियत है। ठीक है, नियत नहीं है भाग्य का विलोम शब्द। कौन कौन सा है, तो प्रारब्ध है, भवितव्य है, और नियति है। ठीक है, नियति। चले आगे, नेक्स्ट प्रश्न है, और एक होता है किस्मत, इसे भी आप नोट कर लीजिए अगर आप नोट कर रहे हैं तो। चलिए अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। वीजी खेर, याद रखिएगा किसने किया था, तो वीजी खेर ने किया था। ठीक है, चलिए राजभाषा आयोग। और आपको पता है कि एक चीज़ और याद रखेंगे आप कि भारत के राष्ट्रपति थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के अनुच्छेद 344 में यह शक्ति प्रदत्त है, और 7 जून 1995 को बीजी खेर की अध्यक्षता में राष्ट्रभाषा आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था, तो 7 जून को। ठीक है, 1955 में, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अगला, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है। दाईं से बाईं ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, बाईं से दाईं ओर। अब आपको बताना है कैसे लिखी जाती है। दाहिने से बाईं, जैसे उर्दू इधर से शुरू होता है, ऐसे से लिखते हैं। फिर और हमारी देवनागरी कैसे लिखी जाती है, हम तो इधर से शुरू करते हैं ना, तो बाईं से दाईं ओर किधर से लिखी जाती है, बाईं से दाईं ओर। डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, सबसे पहले देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग गुजरात में हुआ था। अच्छा प्रश्न है, नोट करो। कहाँ से मिला था, गुजरात से। पहला शिलालेख गुजरात नरेश जयभट्ट, जो 7वीं 8वीं सदी, कहीं की 7वीं मिलेगा, कहीं की 8वीं सदी के शिलालेख में मिलता है। ये चीज़ आप नोट करेंगे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है। पश्चिमी हिंदी, अब आपको बताना है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई, तो सौरसेनी अपभ्रंश से। यह भी प्रश्न बहुत बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न मजेदार प्रश्न है, चलो आपसे भी उत्तर दो। किले में औरत किस कवि की कविता है। सुरेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, रघुवीर सहाय, अरुण कमल। 60 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिए, सभी लोग, मजा आएगा। ठीक है, तो ये किसकी कविता है, रघुवीर सहाय की कविता है। किसकी कविता है, रघुवीर सहाय की। और इनके कुछ काव्य संग्रह है, जैसे हंसो हंसो, जल्दी हंसो, इसका प्रकाशन कब हुआ, 1775 में। एक और है इनकी कविता, सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, ये सब इनकी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देखिए किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है। अंतः सलीला, कलगी बाजरे की, हरी घास पर क्षण भर, यह दीप अकेला। अब आपको बताना है किस कविता में शहरी जीवन की पद्धति पर क्या किया है, कटाक्ष किया गया है। 61 नंबर के प्रश्न का आंसर दीजिएगा, तो हरी घास के पर क्षण भर। यह प्रयोगवादी कविता है, और यह कविता किसकी है, ये भी आप अगर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो बताइए। यह कविता अज्ञेय जी की है। किसकी है, अज्ञेय की। अज्ञेय की कुछ कविताएं हैं, जैसे भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा हेरी, पूर्वा, सुनहरे सवाल, सागर मुद्रा, ये सभी किसकी हैं, अज्ञेय की
अस्तित्ववादी ये किसमें विश्वास रखते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिए। अज्ञेय जो थे वह अस्तित्ववाद में विश्वास करने वाले कवि थे।